वेलकम टू माय चैनल। हम देख रहे थे प्रीलिम्स 2024 का पेपर और क्वेश्चन नंबर 38 तक हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक ऑफ 3 सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 3 फोर्सेज दी हुई है और उनके कुछ ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी शॉकर क्वेश्चन जो आते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑन दिस क्वेश्चन। पढ़ते से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बस की बात नहीं है, बिकॉज कोई हार्डकोर मिलिट्री वाला बंदा ही होगा जिसको ये सब चीज़ें पता होंगी और एक नॉर्मल एस्पिरेंट के पास में इतना नॉलेज जो ये सब बता पाए। इसलिए यू हैव टू जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। इट्स लाइक एन आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, जो विराट कोहली भी छोड़ना सीख गया था, तो आपको भी यही चीज़ सीखनी है। Okay, so next question is about North Eastern Council. It was established by North Eastern Council Act 1971। तो एक सेंटर का एक्ट है, तो ऑफकोर्स होम मिनिस्टर इसके अंदर होंगे, ठीक है। और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होंगे और गवर्नर भी होंगे और 3 मेंबर्स डेट आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो टू ट्रिक क्वेश्चन, हमको ज़्यादातर इसके ऊपर ज़्यादा जोर आएगा कि चीफ मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर ही होंगे, बट नहीं, 3 मेंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स भी होते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट जो है वो भी इस काउंसिल के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑल 4 इसका आंसर है। और कौन से स्टेट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल्स में? तो आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये 8 स्टेट्स हैं जो होते हैं इसके अंदर। इनके रिस्पेक्टिव चेयरमैन्स, चीफ मिनिस्टर्स और इनके रिस्पेक्टिव गवर्नर्स भी इसके पार्ट होते हैं। काउंसिल का काम क्या है? बेसिकली वही कि सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। गलत हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स। सही बात है कि अगर यूएसए जो है वो अपने डेट पे डिफ़ॉल्ट करती है तो आप उनके हाथ से उनकी टेबल कुर्सियाँ तो उठा के लेके नहीं आओगे, है ना। कोई चारा आपके पास बचेगा नहीं अगर यूएस गवर्नमेंट डेट पे डिफ़ॉल्ट करेगी, या इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट अगर डेट पे डिफ़ॉल्ट करेगी तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है वो रिकवर करने का, ठीक है। तो दिस इज़ करेक्ट। यूएस गवर्नमेंट डेट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट। इनफैक्ट एनी कंट्री का जो डेट होता है वो किसी हार्ड एसेट पे बेस्ड नहीं होता है, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखो तो ये स्टेटमेंट अगर आप पहले पढ़ो तो इट विल गिव यू दैट थिंग कि ठीक है भाई, कोई एसेट पे बेस्ड नहीं होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। जब फेथ पे ही बेस्ड है तो फिर आप उसके क्या ही क्लेम करोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये कंपल्सिव प्रिंसिपल की वजह से ये सही हो जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट एंड दिस एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, ठीक है, रीज़न ऑफ द वो। नेक्स्ट इज 42। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सिंडिकेट लेंडिंग spreads the risk of borrowers default across the multiple lenders, and the syndicate loans can be fixed amount lump sum funds but cannot be credit line। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन सिंडिकेट लेंडिंग के बारे में है। अब सिंडिकेट लेंडिंग एक ऐसी चीज़ है ज़्यादा किसी ने पढ़ा नहीं होगा। ये मैंने भी अपने अटेम्प्ट में इसको सॉल्व नहीं किया था, बट आफ्टर दैट व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन तो ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, डूएबल था। बिकॉज सिंडिकेट लेंडिंग से हमको यही पता चलता है कि देर इज़ समथिंग, सिंडिकेट का मतलब यही होता है कि देर इज़ अ ग्रुप विच लेंड्स, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप लेंड कर रहा है तो ऑफकोर्स ही बात होगी कि कोई ना कोई मल्टीपल लेंडर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। और मल्टीपल लेंडर्स होंगे तो जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाएगा सबके ऊपर। बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो दिस इज़ करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिंडिकेट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट, मतलब लमसम में दिया जा सकता है बट क्रेडिट लाइन पर नहीं दिया सकता। क्रेडिट लाइन क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके पैसे डिस्पर्स करते हो कि जब जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आप देते हो, तो दैट इज़ क्रेडिट लाइन। तो ऐसा क्यों होगा भाई? अगर कोई मल्टीपल लेंडर्स दे रहे हैं, रिस्क कम है, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे कि मतलब लमसम दे रहे हैं लेकिन क्रेडिट लाइन पे नहीं करेंगे? दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ इनकरेक्ट। आपका आंसर आ जाए सी। ऑल्सो ये बट जो इसका बीच में लगा है ना, दिस ऑल्सो क्रिएट्स क्या बोलते हैं, रूम फॉर द एग्जामिनर। या तो वो इन दोनों को चेंज कर सकता है, लाइक ऐसा भी हो सकता था। ऐसे कुछ स्टेट्स में आपको मिलेंगे जहाँ पे
ये ऑल्टरनेट कर दिया जाता है कि ऐसा हो सकता है कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रेडिट लाइन दे रही है बट सम ऑफ फंड्स नहीं दे रही है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। सो ये वाला क्वेश्चन भी मैं गलत करके आया था, बट ये गलत होना नहीं चाहिए था, मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इट इज़ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो येस, दिस इज़ करेक्ट। ये तो सब करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा ही है कि एक सॉवरेन करेंसी है ये, कि अपने जो सॉफ्टवेयर है उससे रिलीज़ करेंगे आरबीआई वाले, और एक सॉवरेन करेंसी के टाइप जैसे करेंसी नोट होता है हमारा, उसी टाइप से ये इशू किया जाएगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का अलाइनमेंट में रहेगा, ठीक है। हाँ, वो भी सही। जैसे आप करेंसी नोट भी कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के अलाइनमेंट में इशू करते हैं ना। इट अपीयर्स टू बी लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। तो येस, इट इज़ ए लाइबिलिटी, क्योंकि जैसे करेंसी नोट भी तो एक लाइबिलिटी होता है ना, तो वैसे ये भी करेंसी है, इशूड करेंसी है, तो फिर ये भी लाइबिलिटी होंगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स ओन वेरी डिज़ाइन। तो क्या हमारे करेंसी नोट्स इंश्योर्ड होते हैं क्या इन्फ्लेशन के? 100 रुपया अगर 10% इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्या 110 की वैल्यू हो जाती है क्या उसकी? तो नहीं होती है। तो फिर इसकी क्यों होगी भाई? ये भी तो वही डिजिटल रुपी ही है ना, CBDC जिसे बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। तो एक डिजिटल रुपी भी एक करेंसी नोट की तरह ही है। तो अगर वो इन्फ्लेशन के लिए नहीं होता तो ये भी नहीं होता। दिस इज़ रॉन्ग। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक एंड मनी कैश। तो ये स्टेटमेंट में गलत करके आया था, बट एक्चुअली में दिस इज़ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि इट इज़ कन्वर्टेबल भाई। अगर आपके पास में डिजिटल वॉलेट में पड़े हैं CBDC, तो आप उसको जाके बैंक में जमा करो, उनसे नोट ले लो, कैश ले लो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? तो द आंसर विल बी 1214, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग, आंसर इज़ 1214, ठीक है। तो उसके अलावा वही कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ई-रूपी भी बोलते हैं, और इसको आरबीआई रिलीज़ करता है। इसके अलावा एक ई-रूपी भी होता है, RUPI वाला, ठीक है। दैट इज़ अ QR कोड, जो एक टोकन करेंसी की तरह काम करता है, कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि ये 500 का टोकन है, तो सिर्फ शूज़ की दुकान पे ही खर्च होगा, बच्चों के स्कूल के शूज़। तो उससे फिर वो जो पेरेंट्स होंगे उसको कहीं अल्कोहल बेवरेजेस या विमल गुटखा में नहीं पड़ा पाएंगे, जहाँ पे सिर्फ शूज़ की दुकान होगी वहीं पे वो QR कोड चलेगा। दैट इज़ ई-रूपी। अब तो CBDC के अंदर भी ये वाला फीचर आ चुका है, तो ई-रूपी जो है वो कुछ ज़रूरत नहीं बची इसकी। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। तो न्यायपुत्र, शाक्यमुनि और तथागत। तो शाक्यमुनि और तथागत जो है वो बुद्धा के ही एपिथेट्स थे, और न्यायपुत्र जो थे वो महावीर के। एपिथेट क्या होता है? एपिथेट इज़ बेसिकली एक एडजेक्टिव जो आपके नाम के आगे लगाया जाता है आपको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो तथागत और शाक्यमुनि दोनों बुद्धा को ही बोलते थे, और न्यायपुत्र जो है वो महावीर को बोलते थे। तो आंसर इज़ 2 और 3। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने देखा। मैं ये जो क्वेश्चन होते ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये शॉक वैल्यू के लिए डाले जाते हैं फर्स्ट टाइम में, है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है, तो ज़्यादातर टफ क्वेश्चन रखे जाते हैं इसके अंदर, ताकि आप शॉक हो जाओ और उस टाइम पे पैनिक कर जाओ। बट अगर ऐसा कुछ भी आपके नए पेपर में आता है, लाइक अगर आप 25 का अटैम्प्ट दे रहे हो, 26 का अटैम्प्ट दे रहे हो, और उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ आया तो स्ट्रेट अवे आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। मैंने भी वही किया था, जैसे ही मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, 2 दिखे मुझे, मैंने दोनों छोड़ दिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पूछे जाते हैं तो ये 1-2 से ज़्यादा या 2-3 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से कोई डूएबल लग रहा है आपको तो कर लो, नहीं लग रहा है तो उसको लीव कर दो, उसके अंदर उलझो मत, उसमें नेगेटिव मार्किंग लिखा जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। द आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपको आना चाहिए। दिस इज़ काइंड ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई एग्जैक्ट साइट पता है, तीनों चीज़ें पता है, देन ओनली गो फॉर इट, एल्स डोंट गो फॉर इट। तो इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट और डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये जो इनाम गांव है जैसे महाराष्ट्र के अंदर होता है, और एक चालकोलिथिक साइट है। फिर मनगढ़ू जो है ये केरला में है, एक मेगालिथिक साइट है, दिस वाज आल्सो करेक्ट। उसके बाद शिलुंदाम आंध्र प्रदेश में है, ये सही था, बट इज़ नॉट रॉक कट श्राइन नहीं है, वो बुद्धिस्ट स्तूपा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो चंद्रकेतुगढ़ है ये वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में नहीं है, और ट्रेडिंग पोर्ट है। और इस बार मैंने ये भी नोटिस किया कि लाइक ये वाले ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में ना 3 कॉलम्स में से एक तो बेसिक कॉलम है, इस कॉलम में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, गलत जो होना है वो इन कॉलम में से ही है, तो एक यहाँ गलत होगा, एक इस वाले कॉलम में गलत होगा। आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है, ठीक है। तो आता है तो करो ऐसे क्वेश्चन में, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ। हु ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड फोर्ट एट भटकल।
तो दिस वॉज अ क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, बट बाद में बहुत रिग्रेट किया कि क्यों छोड़ा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो जो यूपीएससी का विजयनगर लॉजिक है ना, वो यहाँ पे भी काम कर कि कोई भी क्वेश्चन अगर जिसके ऑप्शन में विजयनगर आता है तो उसको टिक मार दो, या फिर विजयनगर के क्वेश्चन जिसके अंदर कृष्णदेव राय का नाम आता है तो उसको टिक कर, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ था। तो अगर इसको अगर टाइमलाइन के हिसाब से भी देखो तो पोर्टुगीज़ जो है वो 1498 में अराइव करते हैं वास्को ड गामा के साथ में, और 1500 1525 के आसपास अकबर के टाइम पे, जब अकबर 1550 में आता है, 1556 में आता है, तो वहाँ पे वो पावरफुल हो जाता है। तो इसी में देख लो कि जो कृष्णदेव राय की टाइम ली है ना, वो भी 1520 में ही है। तो ये टाइमलाइन भी मैच कर रही है। बाकी ये अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स हैं, इनके सुलवा डायनेस्टी के थे और ये आदिल शाही डायनेस्टी के थे। ओके।